ये कहानी बिहार के बाढ़ क्षेत्र की है। आज इस विश्लेषण में मिट्टी और मौसम की बातों के साथ साथ जीत और हार के आंकड़ों को बारीकी से समझा जाएगा। ये ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज द्वारा तैयार की गई एक सटीक, निष्पक्ष और पूरी तरह से डेटा ड्रिवन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और सबसे दिलचस्प बात उस फ्रेमवर्क की है जिसे नारादा का नाम दिया गया है, जिसने जमीनी हकीकत को इतनी गहराई से प्रोसेस किया है। ये आधुनिक राजनीति और डेटा के गठजोड़ का एक जबरदस्त उदाहरण है। आइए एक नज़र इस रूपरेखा पर डालते हैं। पहले बिहार का राजनीतिक परिदृश्य, दूसरा चुनावी हार का गहरा विश्लेषण, तीसरा मुख्य जमीनी मुद्दे, चौथा आगे की रणनीति और आखिर में उस सिस्टम को समझना जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करके सिस्टम लेवल तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बारज के राजनीतिक परिदृश्य से। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा ये क्षेत्र एक जटिल कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यहाँ का 85% से ज्यादा मतदाता वर्ग ग्रामीण इलाकों से आता है। यानी यहाँ की राजनीति पूरी तरह से मिट्टी, फसल और किसान के पसीने से जुड़ी हुई है। एक ऐसी जमीन जहाँ हर चुनाव मिट्टी की तासीर और स्थानीय अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है। यहाँ का सामाजिक समीकरण एक बहुत ही रोचक गणित खोलता है। एनडीए फायरवॉल यानी भूमिहार, राजपूत और कुर्मी मतदाताओं का गठबंधन एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाता है जो विपक्ष यानी आरजेडी के मुस्लिम यादव बेस को मैथमेटिकली न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही जो 19% शेड्यूल्ड कास्ट आबादी है वो काफी बिखरी हुई है। बिना इस मजबूत दीवार को तोड़े यहाँ चुनावी नतीजे बदलना लगभग असंभव मालूम होता है। अब बढ़ते हैं चुनावी हार के विश्लेषण पर। आखिर 2025 के चुनाव में क्या हुआ था? नतीजों पर नजर डालें तो दोनों कैंडिडेट्स के बीच का फर्क बिल्कुल निखरा हुआ है। 2025 के चुनाव में बीजेपी के सियाराम सिंह ने 52% वोट शेयर के साथ एक बड़ी जीत हासिल की। वहीं आरजेडी के कर्णवीर सिंह यादव को 39% पर रोक दिया गया। दोनों के बीच लगभग 13% का एक बड़ा मार्जिन था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अपने 2 टर्म के सिटिंग एमएलए को हटाकर एक बिल्कुल नया बेदाग चेहरा मैदान में उतारा, जिसने स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से धो दिया। कैंडिडेट स्कोर कार्ड के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि विपक्ष कहां चूक गया। आरजेडी कैंडिडेट के पास लगभग 18 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिससे लॉजिस्टिकल ताकत तो मिली और फाइनेंशियल कैपेसिटी में 5 में से 5 स्कोर आया। लेकिन क्लीन इमेज के खाने में उनका स्कोर सिर्फ 1 था। उन पर 15 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कितना भी पैसा हो, वो इन 15 क्रिमिनल केसेस के दाग को छुपा नहीं सका। इस विरोधाभास की वजह से न्यूट्रल और महिला मतदाता पूरी तरह से छिटक गए। यहाँ व्यक्तियों को नहीं बल्कि इस सिस्टम की भूल को देखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं उन मुख्य जमीनी मुद्दों और अवसरों की तरफ जो असल में चुनाव की दिशा तय कर सकते थे। एक तरफ सत्ता पक्ष का बड़ा विकास यानी मैक्रो डेवलपमेंट का नैरेटिव था, दूसरी तरफ बाढ़ की सटीक कड़वी माइक्रो रियलिटीज। एनएफएचएस 5 का आंकड़ा बताता है कि यहाँ 69% बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया है और 33% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। भारत के संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि मानव गरिमा सर्वोपरि है। जब जनता के बीच चर्चा हो तो वो पूरी जिम्मेदारी, सही आंकड़ों और सम्मान के साथ होनी चाहिए। विपक्ष इन कड़वे स्वास्थ्य आंकड़ों और जमीनी हकीकत को एक असरदार मुद्दा आधारित चुनावी हथियार बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा। स्वास्थ्य के अलावा स्थानीय संरचनात्मक आपदाएं यानी स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन पॉइंट्स भी जमीन पर रिसते हुए घाव की तरह हैं। मोकामाओ और बाढ़ताल का इलाका हर साल 4 से 6 महीने बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। दूसरी तरफ एनटीपीसी बाढ़ पावर प्लांट जैसी बड़ी परियोजना होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवा रोजगार से बाहर हैं। शहरी क्षेत्रों में सैनिटेशन और सीवरेज की नाकामी एक और बड़ा मुद्दा थी। डेटा चीख कर कहता है कि ध्यान इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए था। अब आते हैं द विन बैक स्ट्रैटेजी लैडर पर, यानी आगे की वापसी की रणनीति। यहाँ आने वाले समय में इस सीट को वापस जीतने के लिए एक निर्मम चरणबद्ध टाइमलाइन दर्शाई गई है। चुनाव से 730 दिन पहले शुरू होने वाला ये प्लान बुनियाद रखने से शुरू होकर आखिरी स्प्रिंट पर खत्म होता है। इसका पूरा मकसद ऑपरेशन को डिफेंसिव पॉलिटिक्स से निकालकर मुद्दों पर आधारित आक्रामक घेराबंदी में बदलना है। इस स्ट्रैटेजी के शुरुआती कदम काफी सख्त और सटीक हैं। पहला स्टेप है वर्तमान कैंडिडेट को पूरी तरह से बदलना, एक पढ़ा लिखा बेदाग चेहरा लाना, ताकि पुराने नैरेटिव्स को तोड़ा जा सके।
दूसरा कदम, तल इलाके की बाढ़ को उठाने के लिए तल किसान मोर्चा खड़ा करना। और तीसरा, एनटीपीसी में रोजगार ना मिलने पर युवाओं का औद्योगिक आंदोलन शुरू करना। ये डेटा ड्रिवन निशाने सीधे उन कमजोर कड़ियों पर वार करते हैं जहां स्थानीय लोगों का दर्द सबसे ज्यादा है। मैदान के अलावा डिजिटल युद्ध स्तर पर भी तैयारी का सख्त ब्लूप्रिंट है। 250 से ज्यादा बूथ स्पेसिफिक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पॉड्स बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्थानीय मगही और हिंदी भाषा में छोटे वीडियो कंटेंट के जरिए मिट्टी की भाषा में बात पहुंचानी होगी। सबसे जरूरी, एक ऐसा हाई स्पीड वॉर रूम जो किसी भी गलत सूचना का 2 घंटे के भीतर खंडन कर सके, ताकि रोजाना का ऑप्टिकल डोमिनेंस बना रहे। अब आते हैं इस रिपोर्ट के दिल पर, द नारदा सिंथेसिस प्रोटोकॉल। ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज का ये डॉक्यूमेंट एक आधुनिक फ्रेमवर्क दर्शाता है, जिसे रिपोर्ट में PNOS कहा गया है। इसे नारदा प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। ये एक कंस्टिट्यूएंसी लेवल इंटेलिजेंस आउटपुट बनाने वाला सिस्टम है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक प्रोप्राइटरी सिद्धांत पर काम करने वाला आधुनिक इंजन है, जो कच्चे डेटा को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह प्रोसेस करता है। इस इंजन का नाम कॉग्निशन सॉवेरेनिटी इंजन है। यह फ्रेमवर्क मनमाने ढंग से काम नहीं करता। इसमें सख्त नैतिक सुरक्षा घेरे लगाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भारत के DPDP फ्रेमवर्क के मुताबिक पूरी तरह से कंसेंट और डेटा मिनिमाइजेशन को प्राथमिकता देता है। हर व्यक्ति की डेटा प्राइवेसी और गरिमा को बरकरार रखना इसकी बुनियाद में है। इस सिस्टम को जो आदेश दिया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हार्ड ऑन मेट्रिक्स, सॉफ्ट ऑन पीपल। अटैक सिस्टम्स, नॉट इंडिविजुअल्स। यानी आंकड़ों पर सख्त रहिए, पर लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखिए। व्यक्तियों पर नहीं, सिस्टम की कमजोरियों पर प्रहार करना है। ये एडल्ट टू एडल्ट अप्रोच इस पूरे विश्लेषण को बेहद शांत पर असरदार बनाती है। एक बात जो सबसे अनोखी है वो है इसका ऑपरेशनल कंटेंट फायरवॉल। यहाँ कुछ सख्त नियम हैं, जैसे कि कुछ खास तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसे इसलिए लगाया गया है ताकि आवाज और विश्लेषण में भारतीय मिट्टी, मौसम और संस्कृति की झलक बनी रहे। एक अनुभवी, संजीदा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह ही हर बात सामने आए। साथ ही विजुअल्स में हर वक्त चारों कोनों पर ब्रांडिंग होना अनिवार्य बताया गया है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे प्रभावशाली हिस्सा इसका विशाल पैमाना है, 243। ये फ्रेमवर्क सिर्फ बाढ़ क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये बिहार की सभी 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ऐसी ही बारीक, सटीक और स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट ब्लूप्रिंट्स बना सके। एक बहुत बड़ा मेथोडिकल कदम। इन सारे आंकड़ों और सिस्टम डिजाइन को समझने के बाद एक चिंतनशील सवाल उठता है, क्या चुनावी लोकतंत्र का भविष्य अब सिर्फ पारंपरिक प्रचार से नहीं, बल्कि ऐसे ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी प्रोटोकॉल्स और सटीक डेटा इंजीनियरिंग से तय होने वाला है? एक ऐसी तकनीक जो प्राइवेसी और मूल्यों का ध्यान रखते हुए इतनी बारीकी से जीत और हार का नक्शा तैयार कर सकती है, वो आने वाले वक्त में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। एक जन केंद्रित नेता बनने और अपने क्षेत्र का उत्थान करने के लिए ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज से उनके ईमेल mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क किया जा सकता है या 08042041602 पर कॉल किया जा सकता है। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।